हेलो नमस्कार साथियों, टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक और नए सेशन के साथ हम उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक गणित एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें आज के सेशन में लिया गया है, जिसके अंतर्गत हम कुछ कंटेंट तथा कुछ पेडागोजी के प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं। तो गणित एवं शिक्षा शास्त्र जो ऑनलाइन एग्ज़ाम सीटेट का दिसंबर 2021 में हुआ था, उससे लिए गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2022 के सीटेट में आपको देखने को बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के सेशन में शामिल किया गया है। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि आप तक तो हमारी वीडियो पहुँचे ही, साथ ही साथ आपके दोस्तों तक भी हमारी सभी वीडियो पहुँच सके। और आप हमारे सेशन को लाइक करके कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चलते रहेगी कि आपको यह सेशन कैसा लगता है। तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन के डिस्कशन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पैटर्न को पहचानना और उसको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है। पैटर्न आप देखे होंगे कि बच्चे का जो रहता है बुक, उसमें कुछ पैटर्न रहता है और कुछ जो है सो खाली जगह वाला क्वेश्चन दिया जाता है। तो यह जो क्वेश्चन उससे दिया जाता है, यह उसे किस लिए दिया जाता है? तो इसमें है ऑप्शन ए, छात्रों में सृजनात्मकता और कला कौशल की विशेषता को विकसित करने के लिए, छात्रों में उच्च गणित में भाग लेने के लिए तैयार करना, छात्रों को गणितीय पहेलियां हल करने में सहायता करना, छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना तथा संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता करना। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है तथा संख्या और संक्रिया से संबंध है। यहाँ पे जो प्लस माइनस गुना और भाग, जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन आप जो करते हैं वह इसमें आता है, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये सभी उसमें आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दी गई संख्याओं के गुणनफल को चुनिए। दी गई संख्याओं के गुणनफल को चुनिए। तो यहाँ पर ये जो संख्या दिया गया है, इसको जो गुना करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे संख्या जो दिया गया है वो है 0.50 इंटू 0.01 इंटू 0.4। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो है वो 2 अंक के बाद डेसिमल है, और इसमें जो है इसमें भी 2 अंक के बाद डेसिमल है, और इसमें 1 अंक के बाद डेसिमल है। यहाँ 2 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है, और यहाँ 1 के बाद है। तो टोटल 5 अंक के बाद आपको डेसिमल जिसमें लगा हुआ रहेगा वह आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सो डेसिमल के बाद 5 अंक है इसमें, तो ये आपका ऑप्शन होगा। ये आप ट्रिक से देख सकते हैं। और दूसरा, ऐसे भी आप देख सकते हैं कि यह जो 4 है, अर्थात लास्ट डिजिट जो है, उसको हम एक बार गुना करके चेक करके आप ऑप्शन छांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। 4 एकम 4 और 4 चौक 16 है, तो लास्ट डिजिट आपका 6 आ रहा है। लेकिन यहाँ सभी ऑप्शन में 6 है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आप दूसरे मेथड से छांट सकते हैं, जो कि आपका ये मेथड है। तो आपको ये गुना करने से बच जाइएगा, नहीं तो आपको यह डेसिमल वाला गुना करने में थोड़ा सा गलती
ज़्यादा होने की संभावना होती है। नहीं तो इसको सीधा ऐसे आप गुना कर सकते हैं, इसको फिर जो आएगा उसको 1 से गुना कर लीजिएगा और उसमें 5 अंक के बाद आप डेसिमल लगा दीजिएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब है 11/4 किलोग्राम और 13/4 किलोग्राम चीनी के पैकेट से 1/8 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो एक है 11/4 किलोग्राम और एक है 13/4 किलोग्राम। तो पहले आपको कुल चीनी पता करना है कि कितना है। तो कुल चीनी बराबर हो जाएगा 11/4 प्लस 13/4। इसको हम यदि लॉसवा ले लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा। 11 प्लस 13 बराबर 24/4 अर्थात 6 किलोग्राम आपका चीनी हो गया। तो कुल चीनी बराबर 6 किलोग्राम। पैकेट का चीनी का जो वजन होगा वह है 1/8 किलोग्राम। तो आपको पैकेट की संख्या निकालने बोल रहा है। तो पैकेट की संख्या बराबर कुल चीनी बट्टा चीनी के पैकेट का कुल वजन, चीनी के पैकेट का कुल वजन। तो यहाँ पे आपका 6 kg टोटल चीनी है और पैकेट के चीनी का जो वजन है वो 1/8 है। तो आप ये जो भाग में है ये ऊपर गुना में चला जाएगा। तो 48 जो है सो पैकेट आपका आंसर आएगा। इसमें जो दिया गया है तो इसके लिए पहले आपको जो चीनी का क्वांटिटी है उसको जोड़कर कुल चीनी आपको निकाल लेना है, जो कि हमें 6 kg आया। उसके बाद चीनी के पैकेट का जो वजन 1/8 किलोग्राम है उससे आपको इसमें भाग दे देना है, तो आपको पैकेट की संख्या निकल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगता है। आइए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको पता होगा कि वर्ग संख्या कौन सा है, जो कि आपको जैसे ये है तो इसको हम 25 × 25 लिखते हैं। तो रूट अंडर से जो जोड़ा में हो तो वह बाहर निकल गया। यह जो 625 है यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरह की संख्या आपको इसमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको 1 से लेकर 30 तक सभी वर्ग को याद कर लेना है, जिससे कि आपको परीक्षा के समय ज़्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा वर्ग उसमें नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ जो पूछा गया है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 625 जो है यह 25 का वर्ग है, 169 जो है यह 13 का वर्ग है, 225 यह 15 का वर्ग है, लेकिन 222 जो है यह किसी का भी वर्ग नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आप कुछ महत्वपूर्ण 1 से 30 तक के वर्ग संख्या को जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देने में काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि यह जो एग्ज़ाम है वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है और इसमें समय का जो है सो बहुत ज़्यादा मांग होती है। आपके पास समय को कैसे आप बचा सकते हैं, जो कि आपको 2.5 घंटा में 150 प्रश्नों को करना है। और पेडागोजी का जो प्रश्न होता है और लैंग्वेज का वह बहुत बड़ा होता है, तो उसको आपको पढ़ने में भी ज़्यादा समय लगता है। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है।
यदि इस संख्या में से इस संख्या का 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। तो यह जो 12 है इसका 3 गुना यदि कर दिया जाए तो अंक जो है सो वो पलट जाएगा। तो पहले इसको देखते हैं। 57 है, यह पलट के 75 हो जाएगा। यह तो ऑप्शन पहले नहीं होगा क्योंकि यह तो और बड़ा हो जाएगा और हमें घटाना है। यदि हम घटाएंगे तो हमको तो छोटा होना चाहिए। 75 है, ये 75 है, यह यदि हम करते हैं तो घटाते हैं तो यह पलटकर 57 हो जाएगा। तो यह भी नहीं होगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है। हाँ, यह तो सही है कि यह छोटा हो जाएगा। सॉरी, यह जो 75 है इसमें यदि हम घटाते हैं तो यह तो छोटा हो जाएगा। तो यह तो सही है। इसमें देखते हैं कि घटाकर क्या होता है। और यह जो 84 है इसको यदि हम करते हैं तो यह 48 हो जाएगा। लेकिन इसको यदि हम करते हैं, इसमें यदि घटाते हैं तो यह 84 हो जाएगा। तो यह भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो आप ऐसे छांट दिए। अब आपको संख्या में से घटा के देख लेना। 84 में से यदि 36 हम घटाते हैं तो हमें 8 4 48। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 84 था, इसमें से आप 36 घटाए तो संख्या पलट गई। 8 के जगह पे 4 हो गई और 4 की जगह पे 8 हो गई। तो आपका ऑप्शन सी 84 आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आप हमेशा ऑप्शन का यूज कीजिए। यदि आप ऑप्शन का यूज नहीं करते हैं तो आप बहुत लंबा प्रोसेस में फंस जाइएगा और आपको हो सकता है कि आप सही से इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। आपका कहीं ना कहीं आंसर अटक सकता है और आपका समय भी ज़्यादा इसमें किल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इस तरह के प्रश्न जब भी आपको मिले तब आप इसे ऑप्शन से सोल्व कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी से जल्दी हम इसके ऑप्शन को छांट लेते हैं। पहले आपको प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ के समझ लेना है, फिर आपको इसे बनाना है तो आसानी से बन जाएगी। अब है संख्या 2 4 8 7 9 को 27 से और 3 6 7 8 4 2 को 23 से भाग करने पर आने वाले शेषफलों के योग को 4 से विभाजित किया जाता है। तो पहले जो यह संख्या है 24,879, इसको 27 से हमें भाग करना है। तो इसको हम 27 से भाग करके देखते हैं कि क्या आता है। तो इसमें 27 से एक बार में नहीं लगेगा। तो 248 में 27 नमा होता है 243। तो यहाँ पे 5 आया, फिर 7 आया, 27 दूनी 54, 3 यहाँ पे आया और यहाँ पे 9 आया, 27 एकम 27। तो यह 12 आपका एक का शेष आ गया। अब हम दूसरे में भाग देकर देखते हैं। दूसरा है कि 3,63,67,842 में आपको 23 से भाग करना है। इसमें 23 से भाग करते हैं तो 23 एक बार में तो लग रहा है। 23 एकम 23 के बाद आ गया इससे 13, यहाँ से 7 आ गया। 23 पचे होता है 115। इसको यदि हम घटाते हैं तो आता है हमारा 22। अब है यहाँ पे 8 आता है 23 नामा आता है 207। यहाँ पर से आपको एक मिनट, यह लगता है कि ऑप्शन ही यहाँ पे गलत टाइप हो गया। यहाँ पर जो होगा वो 36,742 होगा। ये 8 यहाँ पे नहीं होगा। यह जो 8 होगा वह यहाँ पे नहीं होगा। तो अब जो यहाँ पे आएगा वो 8 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 4। तो यह जो आएगा वो इसमें से यदि हम घटाते हैं तो यह 7 हो गया और यह एक 17 हो गया। अब ये 2 यहाँ आएगा 172। अब इसमें हम लगाते हैं 7 बार में तो 23 सते होता है 161। तो यहाँ पे 11 शेष हमें मिला है।
अब जो यह दो शेष मिला है इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 12 + 11 बराबर 23, यह 23 हुआ। अब इस शेष में शेषफल टोटल 23 हो गया, इसमें आपको 4 से भाग देना है। तो 4 से यदि आप भाग देते हैं 23 में तो 4 × 5 = 20, 3 आपका शेष बचता है। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि 3 कहाँ है, तो 3 ये रहा। तो इस तरह से आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा, इसमें आपको भाग देकर चेक करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई इसमें ट्रिक नहीं है। अब आइए हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दो संख्याओं को गुना करने पर दाईं तरफ 4 शून्य होना चाहिए। अर्थात यदि हम दो संख्या को गुना करते हैं, मान लीजिए जैसे कि हम 100 × 100 करते हैं, तो यह जो आएगा वो 1 2 3 4 शून्य, यह जो आया ये आना चाहिए। तो यही आपको प्रश्न कह भी रहा है। तो कहता है यदि दोनों तरफ में से किसी एक संख्या के दाईं ओर दो शून्य मिलते हैं तो दूसरी तरफ के दाईं ओर के शून्यों की संख्या, तो इसे आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक तरफ 500 है, तो दूसरे तरफ हम इसे 400 से यदि दोनों तरफ 2 शून्य कर देते हैं तो 5 चौके 20 और ये 2, तो यह तो 4 से ज़्यादा 5 शून्य हो गया, तो यह तो होगा नहीं। तो यहाँ पे होगा यदि एक तरफ 2 शून्य है तो एक तरफ आपको 1 शून्य लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20 और ये 3 शून्य, तो यह 4 शून्य हो जाएगा। दूसरा कंडीशन यदि हम देखते हैं तो दूसरा कंडीशन हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे 100 और 100 को यदि हम गुना करते हैं तो ये 4 शून्य हो जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो कम से कम मैक्सिमम जो होगा अधिकतम वो 2 शून्य होगा। तो इसका आंसर 2 होगा। उम्मीद है कि आपका शून्य 1 भी रह सकता है, जैसे कि यहाँ पर जो हमने किया तो यहाँ पे आपका शून्य की संख्या 1 ही लगा, क्योंकि एक तरफ 2 शून्य पहले से था। तो आपका अधिकतम 2 शून्य हो सकता है, 2 शून्य से कम नहीं होगा, केवल 2 नहीं होगा, केवल 1 नहीं होगा, अधिकतम 1 यह भी नहीं होगा। तो इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए आपको पहले 2 तरह के कंडीशन आपको चेक कर लेना चाहिए। यदि आप इसमें धरफराते हैं तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप केवल 2 मार दीजिएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब है कि पटना के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए 800 मीटर का ट्रैक है। यह जो राउंड का ट्रैक है यह 800 मीटर का ट्रैक है। अब है कि यदि आप स्टेडियम की ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ाते हैं, 20 किलोमीटर की मैराथन यदि आप दौड़ाते हैं तो आपको ट्रैक के कितने चक्कर लगाने होंगे, ट्रैक के कितने चक्कर लगाने होंगे, चक्कर की संख्या पूछा है। तो कुल दूरी है आपका 20 किलोमीटर। तो इसको आप 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये आपका हो गया इतना मीटर। अब यदि आप स्टेडियम की ट्रैक 800 मीटर है तो आप इससे भाग दे दीजिए, चक्कर की संख्या बराबर कुल दूरी बटा ट्रैक की लंबाई। तो ये हो जाएगा अभी आपका 20 × 1 2 3 बटा ये हो जाएगा 800 मीटर। तो यहाँ से 2 शून्य ये कट गया, उसके बाद 2 × 5 = 10, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 और 4 से इसे 5 बार में काट दीजिएगा तो 5 × 5 = 25 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। अर्थात यदि 800 मीटर का वो ट्रैक है और आप 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ यदि उस ट्रैक पे लगाते हैं तो आपको टोटल 25 चक्कर वहाँ पे
दौड़ना पड़ेगा। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको यह जो मीटर है यूनिट और यह किलोमीटर, इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप इस पे ध्यान नहीं दे पाइएगा तो फिर आपको परेशानी होगी। अब आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा यह सेशन आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। अब है, करुणा ने 4 भूखंडों ए, बी, सी और डी का परीक्षण किया जिसका क्षेत्रफल 20 मीटर इंटू 30 मीटर है, और दूसरा का है 23 मीटर इंटू 27 मीटर है, तीसरा है 24 मीटर इंटू 26 मीटर है, और चौथा है 25 मीटर इंटू 25 मीटर है। अब इसमें उसे अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सा जमीन लेना चाहिए, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको पहले तो इसका डायमेंशन पता करना पड़ेगा। जैसे ये 3 दूनी 600 मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा, 27 गुना 23 या 621 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 24 गुना 26 यह आपका 624 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 25 गुना 25 625 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे अधिक पेड़ लगाने के लिए उसे सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल होगा वह ज़मीन आप उसे लेना पड़ेगा। तो इसके लिए उसे डी वाला जो ज़मीन होगा वो आप इसे लेना पड़ेगा। करुणा को जो है वो भूमि डी जिसका माप 25 इंटू 25 है उसे लेना चाहिए, क्योंकि उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको इसके क्षेत्रफल को गुना करके निकालना पड़ेगा, तब आप इसे प्रश्न को बना सकते हैं। अब है, भारत के मानचित्र पर दिल्ली से शिमला की दूरी 2.5 सेंटीमीटर, दिल्ली से देहरादून की दूरी 1.5 सेंटीमीटर और शिमला से मुंबई के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर, शिमला से देहरादून की दूरी 2 सेंटीमीटर है। मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जमीन पर 250 किलोमीटर होता है। यदि 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर है तो वह जमीन पे 250 किलोमीटर होता है। तो हिया को देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा करना है, उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? उसे शिमला से देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई जाना है। तो शिमला से मुंबई की दूरी पहले आप देख लीजिए। शिमला से मुंबई जो है वो 4.5 सेंटीमीटर मैप पर है, और फिर शिमला से देहरादून या 2 सेंटीमीटर जो है सो मैप से है। इसमें आप देखिएगा कि उसे जाना है हिया को देहरादून से शिमला जाना है, फिर शिमला होते हुए उसे मुंबई जाना है। क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, तो देहरादून से शिमला फिर शिमला से मुंबई। तो यह जो कुल मैप पे आएगा वो आएगा 6.5 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में 250 किलोमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 250 किलोमीटर, तो 6.5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 6.5 गुना 250 बराबर यह हो जाएगा 1625 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको थोड़ा यहाँ पे समझना होगा। यहाँ पे थोड़ा उल्टा दे दिया, देहरादून से शिमला, जो कि यहाँ उल्टा लिखा हुआ है शिमला से देहरादून। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। बाकी क्वेश्चन बहुत ही हल्का क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपको प्राइमरी सेक्शन में निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। आइए हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विद्यार्थी का स्कूल जो है उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट की गति से
7:45 AM पर चलना शुरू किया तो वह कितने बजे स्कूल पहुंच जाएगा। वह जो है 100 मीटर प्रति 1 मिनट चलता है, तो उसका 5 किलोमीटर स्कूल है। 5 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5000 मीटर। अब है कि 5000 मीटर है, यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट चलता है तो वह उसका समय जो लगेगा उससे इसमें भाग दे दीजिए। 500 में 5000 में यदि 100 से भाग दे देते हैं तो 50 मिनट का उसे समय लगता है। उसके घर से स्कूल जाने में उसे 50 मिनट का समय उसे लगता है। अब वह 7:45 AM में चलता है घर से, 7:45 AM में उसे 50 मिनट लगता है, तो 50 मिनट यहाँ पे जोड़ दीजिए, 5 का 5 आ जाएगा, 5 4 9। अब 9 जो है सो वह 6 से बड़ा है, 3 बड़ा है, तो यहाँ पे 3 होगा। 6 का अर्थात 60 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको 1 घंटा में हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 8 हो जाएगा। अर्थात वह 8:35 AM में अपने स्कूल को पहुंच पाएगा। अब देखते हैं 8:35 AM कहाँ पे है। 8:35 ये रहा। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए 8:35 PM है, आप सीधा 8:35 देखिएगा नीचे में है और मार दीजिएगा और आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न यहाँ पे जो एग्जामिनर सेट करता है वह विद्यार्थी कैसे गलती करे वह उसके लिए प्रश्न सेट करता है। वह इसलिए प्रश्न नहीं बनाता है कि स्टूडेंट कैसे सही कर पाए, वह गलती कितना ज़्यादा करे इसके लिए वह क्वेश्चन बनाता है। तो आप समझ गए कि विद्यार्थी के स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट चलता है और सुबह 7:45 पर घर से चलना शुरू किया तो वह कितने बजे स्कूल पहुंच जाएगा। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। वह 5 किलोमीटर गया अर्थात 5000 मीटर गया। अब उसे जो समय लगा, समय जो लगा वह 5000 में 100 से भाग दे दीजिएगा तो उसका 50 मिनट टोटल समय निकल जाएगा। अब 50 मिनट निकला, ऐसे आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 7:45 में वह घर से चला तो 15 मिनट इसमें जोड़ते हैं तो 8 बजा, उधर 35 मिनट बचा अर्थात 8:35 में वह स्कूल पहुंचेगा। अब है पेडागोजी का प्रश्न है, गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान अर्थात करके सीखने से क्या अभिप्राय है। गणित के जो संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान है, करके सीखने से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर क्या होता है। अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा के अधिगम को सीखना। तो आपका बेस्ट ऑप्शन यही है। प्रश्नों को बहुत बार करके देखना, जब रटकर है तो नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को करके अवधारणा का अधिगम, प्रश्न सिर्फ करने से उसका विकास तो नहीं हो जाएगा। स्वयं प्रश्नों को हल करके सीखना, स्वयं हल करके सीखेगा अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ वह क्रियाशील यदि गतिविधि करता है और तब अधिगम करता है तो वह ज़्यादा सीख पाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अब है, कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा सम्मिलित करती है आंकड़ों के निरूपण को, आंकड़ों के विश्लेषण को, आंकड़ा का एकत्रीकरण, आंकड़ों का संग्रहण। कक्षा में जो आंकड़ा का प्रबंधन है वह किस अवधारणा को सम्मिलित करती है। तो आंकड़ा का निरूपण करने के, आंकड़ा आप कैसे निरूपित कर सकते हैं उसके लिए आपको कॉलम बना के रखना पड़ेगा। फिर आंकड़ा का विश्लेषण आप कैसे कर पाइएगा, आंकड़े को आप एकत्रीकरण कैसे कर पाते। लेकिन आंकड़ा का संग्रहण अर्थात उसका संग्रह करके तो फिर का भंडारण तो नहीं करना है। इसका जो ऑप्शन होगा वो ए, बी और सी होगा। अब है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न व्यस्त करने में सहायक हो सकती है। अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार
प्रौद्योगिकी जो गणितीय अन्वेषण में सहायता करती है, जो गणितीय अन्वेषण में खोज होता है, खोज में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न व्यस्त करने में सहायक हो सकती है। अतः कैलकुलेटर का उपयोग अनुमति विद्यालय के सभी परीक्षाओं में देना चाहिए। इससे तो विद्यार्थी और पंगु हो जाएगा। पेपर पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए, यह भी नहीं होगा। तकनीक का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। यह आपका सबसे बेस्ट है कि तकनीक का उपयोग कर गणित में अमूर्त चिंतन, आप जो कि पियाजे महोदय ने बताए हैं, अमूर्त चिंतन जो है सो वह बच्चा सबसे जब उच्च स्तर पर जाता है तब उसके अंतर्गत अमूर्त चिंतन करने की जो है सो क्षमता विकसित होती है। 11 एंड एबव में, 11 प्लस एज में उसके अंतर अमूर्त चिंतन करने की जो क्षमता विकसित होती है। तो तकनीक का विकास करके वह अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण के अधिगम को सुसाध्य बना सकता है। तो अब है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ समर्थित पहल बाला, BALA बाला है। तो बाला एक जो है सो पहल है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, अर्थात बिल्डिंग एज लर्निंग एड। इसका मतलब होता है, इसे बाल दर्पण भी कहते हैं, बाल दर्पण भी कहा जाता है, बाल दर्पण भी कहा जाता है। इसके तहत बाला के तहत स्कूल के दीवारों पर शिक्षा परक पेंटिंग्स बनाकर बच्चों को उसके जरिए पढ़ाया जाना है। आप देखे होंगे कि स्कूल में दीवार पे कुछ पेंटिंग, ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड अन्य प्रकार के बहुत सारे पेंटिंग बनाए जाते हैं। वह जो पेंटिंग है वह यूनिसेफ के पहल बाल दर्पण इसे बोलते हैं। इसके अंतर्गत स्कूल के दीवारों पर शिक्षा से संबंधित पेंटिंग बनाकर बच्चे को उसके जरिए पढ़ाया जाता है। इससे क्या होगा, उसके अंतर्गत ऐसे जब उसे पढ़ाया जाएगा तो उसके मन में उस चित्र को देखकर एक छवि उसके मन में बनेगी, डेवलप होगा और वह उसे चीज़ों को आसानी से समझ पाएगा, आसानी से वह समझ जाएगा, क्योंकि वह चित्र जब देखेगा वैसे प्रकार के पेंटिंग जब वह देख पाएगा तो वह आसानी से समझ पाएगा। तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह पूरे सीटेट 2021 में यह पहला ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस तरह का क्वेश्चन अलग हट के थोड़ा पूछा है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरह के एक आध दो क्वेश्चन आते हैं, जो अच्छा से पढ़ाई करता है वही ये इस क्वेश्चन को वहाँ पे कर पाएगा। तो आज के सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन था। अब हम इसके आंसर को, यहाँ पे इसका आंसर दिया गया, आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। फिर यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि आप तक तो हमारी वीडियो पहुँचे ही साथ आपके दोस्तों तक हमारी सभी वीडियो पहुँच सके। और आप अपने लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा यह सेशन कैसा लगता है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें। हमारा YouTube चैनल आपको पता ही है। और आपके मन में कोई भी सीटेट से संबंधित सवाल हो तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यह सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपना पढ़ाई करते रहें।